44 AD, इसके क्वेश्चंस अपने कुछ किए थे पहले, लेकिन जो 2024-25 से चेंज आए वो देखने। 44 AD एप्लीकेबल है अगर टैक्स पेयर रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और रेसिडेंट पार्टनरशिप फॉर्म है। लेकिन इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। द टैक्स पेयर शुड बी एंगेज इन एनी बिजनेस बट नॉट इन द नेगेटिव लिस्ट गिवन बिलो, बाद में बताएंगे वो। अब इसमें 2 करोड़ की इनकम, अगर टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट मतलब जो सेल करते हैं ना अपने, वो 2 करोड़ से ज्यादा ना होता हो तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर टैक्स भर सकता है। सेक्शन है 44 AD। 2 करोड़ याद रखना है, बराबर नहीं। लेकिन अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, जिस साल 2 करोड़ से ज्यादा हो गया उस साल के लिए वो प्रिजम्पटिव में टैक्स नहीं पे कर सकता। अब however if the amount of cash received during the previous year does not exceed 5% of total turnover or gross receipt of such year, then the threshold limit for the total turnover or gross receipt shall be taken as 3 crore instead of 2 crore। ये याद रखना, तुम्हारा जितना भी सेल्स होता है वो सेल्स के 5% से ज्यादा अगर तुम कैश में सेल नहीं करते, 5% से ज्यादा अगर तुम कैश में सेल नहीं करते, तो ये लिमिट 2 करोड़ से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 3 करोड़ की हो जाएगी, राइट। अब द रिसीट थ्रू द मोड, अब मोड कैसा होगा? कैश नहीं तो चेक से, बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट एन अकाउंट पे शेल बी कंसिडर। देखो, मोड ऑफ चेक और बैंक ड्राफ्ट ध्यान देना, अगर जिसमें अकाउंट पे ना किया गया हो ऐसे चेक को भी हम इन्हें कैशेस समझेंगे। अकाउंट पे ना लिखा हो ने वैसे चेक को भी अपने क्या, यानी बेरर चेक को भी अपने क्या समझेंगे? कैशेस समझेंगे, राइट। In case of a person adopting the provision of section 44 AD, income computed on presumptive basis at the rate of 8%, ये वाला किया था आपने, of the eligible business for the year, in order to promote digital transaction and to encourage small unrecognized business to accept digital payment, section 44 AD को अमेंड किया गया। 2017-18 अमेंड यानी सुधारा गया। 2017-18 में बोला गया अगर तुम सारा ट्रांजेक्शन, अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट, एनईएफटी या कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन के जरिए से अगर आप करते हो जिसमें कैश के सिवा तुम बैंक का इस्तेमाल करते हो, तो वो 8% की जगह कितना भरेगा? 6% भरेगा। 8% की जगह कितना भरेगा? वो 6% भरेगा। और याद रखो, ये 8% या तो 6% कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी इसका मतलब द रेट ऑफ 8% और 6% इज कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब इसके बाद में कोई दूसरा डिडक्शन अलाउड नहीं है, यानी आपको कोई भी ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना अपने एम्प्लॉय की सैलरी का डिडक्शन मिलेगा, ना कोई भी खर्चे का डिडक्शन मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिल सकता, बराबर। अब कौन से एम्प्लॉइज, सॉरी कौन से एम्प्लॉयर या तो कौन से बिजनेसमैन इसको ट्राई कर सकते हैं या तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं? तो पहला, जो ITR 4 के अंदर अपना रिटर्न सबमिट करे, उसके बाद उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करना है, वो नहीं करेगा तो भी चलेगा। वो एडवांस टैक्स पे कर सकता है एक इंस्टॉलमेंट में। ये एक इंस्टॉलमेंट कब होगा? ऑन और बिफोर March 15 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली प्रायर टू द असेसमेंट ईयर। यानी अगर इस साल का टैक्स मुझे भरना है तो इस साल के March 15 या तो उससे पहले मुझे भर देना पड़े, यानी आने वाले March 15 या तो उससे पहले मुझे भर देना पड़े। साल चेंज करने की राह नहीं देखनी है, असेसमेंट ईयर के अंदर नहीं पे करना है, प्रीवियस ईयर का टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में पे कर देना है, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको इंस्टॉलमेंट करने हैं तो इंस्टॉलमेंट आप 4 कर सकते हो, बिफोर June 15, September 15, December 15 और March 15, लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर, राइट, सेम प्रीवियस ईयर के अंदर। अब इसमें नेगेटिव लिस्ट, a person carrying on profession as referred to in section 44AA 1, a person earning income
इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। कौन कौन? देखो, कोई प्रोफेशन 44A में लिखा है वो करे, दूसरा कौन, कमीशन या तो ब्रोकरेज का बिजनेस हो, या फिर एजेंसी बिजनेस कर रहा हो, या फिर प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज यानी ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो, तो ये लोग जो है वो 44A के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते वाले हैं, बराबर ना, ये याद रखने नेगेटिव लिस्ट को। इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर हायर इनकम 44A के अंदर? क्या ये पॉसिबल है? देखो, 5 असेसमेंट ईयर के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर अपने ज्यादा इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते। इफ ही डिक्लेयर्स लोअर प्रॉफिट देन ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन ऑफ। लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते, सॉरी हायर नहीं, लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते। If he declares lower profit, then he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of Section 44AD for 5 subsequent years. That is subsequent to the assessment year relevant to the previous year. यानी इस साल अगर असेसमेंट ईयर है तो इस साल से आप शुरुआत करो, 5 साल तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते 44AD में, राइट, अगर आपने लोअर इनकम डिक्लेयर की तो। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल eligible assessee claims to be taxed on presumptive basis of 8% turnover under section 44AD for assessment year 2023-24, he offers income of 8 lakh on the turnover of 1 crore। 1 करोड़ के ऊपर 8% कितना हो गया? 1 करोड़ के ऊपर 8% कितना हो गया? 8 लाख। आपको 8 लाख टैक्स नहीं भरना है, 8 लाख पे टैक्स भरना है, यानी 8 लाख के ऊपर अपने इनकम टैक्स भरना, उसका कैलकुलेशन करेंगे। फिर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन जो मैंने बताए थे वो ओल्ड रेजिम और ऑल्टरनेटिव रेजिम, ये दोनों रेजिम के अंदर अपने टैक्स पे कर सकते हो। फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 एंड असेसमेंट ईयर 2025-26 ऑल्सो ही ऑफर्स इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 44AD। हाउएवर फॉर असेसमेंट ईयर 2026-27 उसने क्या किया? he offers income of 4 lakh on turnover of 1 crore. In this case, since he has not offered income in accordance with the provision, 5 साल तक आपको 8 लाख तो 8 लाख बतानी है, 8 लाख से नीचे नहीं जा सकते आप। अगर आपने 8 लाख से नीचे 5 साल में किसी भी एक बार ऐसी अपनी इनकम बता दी तो आने वाले 5 साल अब आपको 44AD लागू नहीं होगा। 44AD के फायदे हैं, पहली बात तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस नहीं करनी है, आपके पास जितनी भी सेल्स की रिसीट है उसका टोटल करो और उस टोटल के ऊपर सीधा आपको टैक्स भर देना है, राइट। उस टोटल के 8% करो, 8% के आपको टैक्स भर देना है। लेकिन 8% भी कब है? अगर आपने कैश में पेमेंट रिसीव किया हो तो। लेकिन अगर आपने चेक या तो ड्राफ्ट से पेमेंट रिसीव किया हो तो इसका भी कितना हो जाएगा? खाली 6% हो जाएगा, बराबर। फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको देखो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा 44AA के अंदर, irrespective of income or turnover, if his total income exceed the exemption limit, and he will have to get his books of account audited, ऑडिट भी कराना पड़ेगा 44AB के अंदर, राइट। फिर वो ITR 4 सबमिट नहीं कर पाएगा, उसको सबमिट करने के लिए ITR 3 या तो ITR 5 की जरूरत पड़ेगी। अब अपने ये सम करते हैं, देखो ध्यान दो, बहुत सिंपल सम है। X and company, a firm of X and Y with unlimited liability, is engaged in the business of wholesale trading। ये सेम सम अपने किया था उस टाइम पे भी। होलसेल ट्रेडिंग, टर्नओवर कितना है? 23-24 के अंदर 87,80,000, इसमें से 64,50,000 इज रिसीव्ड बाय अकाउंट पे चेक, यानी 2 हिस्से करेंगे आप। इसमें क्या करेंगे? 2 अलग अलग हिस्से करेंगे। 87,80,000 में से 64,50,000 अलग निकालो, बाकी कितना बचता है चेक करो। जो सॉल्यूशन में दिया है देखो, 23,30,000 बचता है बाकी। तो ये जो तुम्हारा 64,50,000 जो तुमने चेक से रिसीव किया है उसके ऊपर तुमको कितनी इनकम बतानी है? 6%। और जो बाकी का हिस्सा है जो तुमने कैश में रिसीव किया है उसके ऊपर आपको 8%। देखो इसका सॉल्यूशन आपको दिया है उसमें, देखो, राइट। इनकम फ्रॉम होलसेल बिजनेस, ये इनकम है, याद रखो, ये टैक्स नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ ये टैक्स नहीं है, इनकम है। तो 6% 64,50,000 और 8% 23,30,000, टोटल अपने इसके 2 हिस्से करेंगे। अब आगे क्या लिखा है? सैलरी इन इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एज परमिटेड बाय सेक्शन 40 सब सेक्शन बी।
सैलरी टू एम्प्लॉय, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, अ बिल ऑफ ₹70,000 इज पेड इन कैश, अदर एक्सपेंस, और उसके बाद में टोटल लिखा है 87,55,000, और उसमें नेट प्रॉफिट, ध्यान दो क्या लिखा है, 87,80,000 तुम्हारी रिसीट हुई, उसमें से ये सब तुम्हारा खर्चा है, तो ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो 25,000 खाली तुम्हारे पास बचेगा। उसने इस तरह से अकाउंट बनाया, और इस तरह इसके बाद में बोलता है कि मुझे 44 AD के अंदर मेरा रिटर्न फाइल करना है, तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं वो अपने को देखना है। तो सिंपल सी बात है कि 44 AD के अंदर एक बार तुमने ऑप्ट किया तो उसके बाद में तुम्हारी सिर्फ ग्रॉस रिसीट के ऊपर 8% या तो 6% देखा जाएगा, कोई भी दूसरा एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। सॉल्यूशन में देखो, एक्सपेंस में देखो, सैलरी नील, अदर एक्सपेंसेस नील, 70,000 का कैश में जो पेमेंट किया वो भी नील, बराबर। तो ये सब नील हो गया। अब नीचे देखो, बिजनेस की इनकम क्या हो गई, सब तुम्हारी 87,80,000, राइट। उसके ऊपर तुमने 6% 8% किया, तो अब इनकम कितनी हुई, 5,73,400। ये तुम्हारी बिजनेस इनकम, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में कितना आएगा, 5,73,400। ओके। अब इसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस के बाद ऊपर है ना आपको नीचे लिखा हुआ है, देखो, डिटरमाइन द नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ एक्स एंड कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, अज्यूमिंग दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,000, तो वो प्लस होगा इनकम में। द फर्म इज एलिजिबल फॉर अ डिडक्शन ऑफ 5,000 अंडर सेक्शन 80G। ये डिडक्शन मिले, ये कौन से डिडक्शन है, इनकम के अंदर डिडक्शन है, राइट, नेट ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर डिडक्शन है, और उसको पे करना है टैक्स किसके अंदर, अंडर सेक्शन 44 AD में। ध्यान दे, अब कैपिटल गेन कितना है 40,000, वो प्लस करे तो तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बनेगी, ये ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी आपकी 6,13,400। उसमें से तुम डिडक्शन 80C से लेके 80U जितना भी वो सब माइनस कर सकते हैं, वो 5,000 का डिडक्शन माइनस किया तो फाइनली तुम्हारी इनकम कितनी बनेगी, 6,08,400, 6,08,400। अब कोई मुझे पूछे कि इसमें मैं कौन से रेजिम में टैक्स पे करूं, मैं बोलता हूं इसमें आपको है ना ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम में टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन के बिना की, डिडक्शन के बिना की ग्रॉस टोटल इनकम तुम्हारी 7 लाख 7.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो तुम्हारा 87A के अंदर रिबेट मिलकर सब कुछ नील हो जाएगा। यहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ओल्ड रेजिम में जाते हो तो लिमिट कितनी है 87A की 5 लाख, तो आपको यहाँ पे 1,08,400 और प्लस दूसरे 5 लाख के अंदर जो भी आते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़े, समझे। तो 7 लाख से नीचे इनकम हो ने तो विच इज बेटर ऑल्टरनेटिव, वो ज्यादा अच्छा है। अब देखो ये नेक्स्ट है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम ऑन एस्टिमेटेड बेसिस अंडर सेक्शन 44 ADA। एसएससी क्या होना चाहिए, पहले तो रेसिडेंट इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट फॉर्म, फिर प्रोफेशन 44AA के अंदर, उसमें यानी लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्रोफेशन, और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेशन, इसमें से कोई भी एक प्रोफेशन में होना चाहिए। और ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने ये साल में इसको 75 लाख कर दिया गया है। इसमें भी सेम, तुमको 5% से ज्यादा रिसीट अगर कैश में ना दी हो, यानी 5% से ज्यादा रिसीट आपको नॉन कैश में मिली हो तो 75 लाख की लिमिट है, बाकी तो 50 लाख की लिमिट है, बराबर ना। टोटल रिसीट के 5%। इफ द अबाउट टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इनकम ऑफ द असेसी शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस एट अ सम इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीट। एस्टिमेटेड बेसिस लेकिन कितना, 50%, सीधा 50% कर दो उसका। ऑल the assessee can voluntarily declare a higher income in his return. All deduction under section 30 to 38, including depreciation and unabsorbed depreciation, are deemed to have been already allowed. यानी ये सारे डिडक्शन आपको अलाउ नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको, कोई दूसरा खर्चा आपको नहीं मिलेगा। जो मैंने कल आपको समझाया था बोनस वगैरह का जो भी एक्सपेंस है ना, वो कोई एक्सपेंस आपको इसमें से माइनस नहीं मिलेगा। और सीधा the written down value is calculated where necessary as if depreciation as applicable has been allowed। हम ऐसा मान के चलेंगे कि डेप्रिसिएशन हम माइनस कर चुके हैं। Moreover, it will be assumed that disallowance if any
under section 40, 40A, 43B has been considered while calculating the estimated income at 50%. यानी हम 50% से इनकम निकालेंगे। तो देखो, अब अपने आज ये दो बातें सीखी। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुन लो। पहली बात क्या, 44AD कितनी लिमिट है? 2 करोड़ की। लेकिन 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ कब हो जाएगी? अगर आप 5% से ज्यादा जितनी रिसीट मिलती है उसमें से 5% से ज्यादा की रिसीट कैश में नहीं करते हो। मैक्सिमम 5% खाली आपने किस में किया है? कैश में किया है, बाकी सब नॉन कैश है। तो आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 3 करोड़ की हो जाएगी। राइट, अब 3 करोड़ की लिमिट हो गई तो उसके बाद 2 करोड़ से 3 करोड़ की लिमिट हुई। लेकिन नॉर्मली अपने क्या सोचने का, 2 करोड़ की लिमिट, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि 40% कैश में पेमेंट मिला है तो मतलब समझ जाओ 5% से ज्यादा हो ही गया है ना। तो इसका मतलब ये 3 करोड़ की लिमिट वाला है ही नहीं। और आपको क्या करना है, दो अलग अलग हिस्से करने हैं। जो भी पैसा तुमको कैश में मिलता है ना, उसके ऊपर 8% इनकम गिनी जाएगी। और जो भी पैसा तुमको चेक के अलावा दूसरे कोई भी मोड यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड या तो कोई भी चेक या वगैरह से मिलता है तो हम उसको क्या करेंगे, 6% इनकम इसके ऊपर गिनेंगे। लेकिन इसके बाद में कोई भी दूसरा एक्सपेंस का डिडक्शन इसमें अलाउड नहीं होगा। बराबर। लेकिन एक बार तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाए तो उसके अंदर से तुम 80C से लेके 80U के अंदर जितने भी डिडक्शन है वो डिडक्शन माइनस करा सकते हो। ये किस में हुआ? 44AD में हुआ। लेकिन उसके बाद में हमने दूसरा कौन सा देखा? ADA। ADA उसमें बिजनेस था, इसमें क्या है? प्रोफेशन है। उसमें सेल है, इसमें सर्विस प्रोवाइड करना है। राइट, तो जो लोग प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल्स को क्या बोला गया कि आपकी इनकम अगर 50 लाख या उससे कम है, 50 लाख या उससे कम है, तो आप कितना टोटल जितनी भी रिसीट आपकी होती है ना पूरे साल में उसके सीधे 50% इनकम के अंदर बता दो। सीधे कितने बता देंगे? 50% इनकम के अंदर। लेकिन इसके बाद में आपको दूसरा कोई भी डिडक्शन इवन डेप्रिसिएशन भी अलाउड नहीं है। लेकिन ये 50 लाख की लिमिट 75 लाख कब हो जाएगी? जब तुम जितना भी पेमेंट आप रिसीव करते हो, जितनी भी रिसीट आपकी होती है उसमें से 5% से ज्यादा आप नॉन कैश में रिसीव करते हो। यानी 95% जितना आपने नॉन कैश में रिसीव किया तो आपको ये लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी जाएगी? 75 लाख रुपीज की कर दी जाएगी। राइट, अब ये अपने एग्जाम्पल 8 कल किया था, 9 कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, डिडक्शन फ्रॉम GTI, पेज नंबर 17। डिडक्शन इज अलाउड फ्रॉम GTI, पर याद रखो यानी ग्रॉस टोटल इनकम। अगर ग्रॉस टोटल इनकम जीरो तो डिडक्शन भी जीरो। बाजू में लिखा इफ नो GTI नो डिडक्शन, क्योंकि कोई भी इनकम माइनस में नहीं जा सकती। नेट इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम माइनस में नहीं जा सकती, इसलिए। अब सेक्शन 80C में किसके लिए है? इंडिविजुअल HUF, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, दोनों के लिए। फिर ये पेमेंट बेसिस, अगर तुम पे करो तो डिडक्शन मिले, बाकी रखो तो डिडक्शन ना मिले। समझ में बात आ रही है? अगर तुम पे करो तो डिडक्शन मिले, लेकिन अगर बाकी रखो तो डिडक्शन ना मिले। उसके बाद पेमेंट मेड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल स्पाउस और एनी चिल्ड्रन, बराबर। कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन पेमेंट टुवर्ड्स SPF, स्टेच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एन्युएशन फंड। SAF यानी क्या? सुपर एन्युएशन फंड यानी रिटायरमेंट फंड। इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया, कॉलेज में इसका एक टेबल बना के दे दिया है। उस टेबल के अंदर है ना ढूंढना पड़ता है, तो मैंने इसको इस तरह से टाइप किया कि जिससे आपको ढूंढना ना पड़े, हर चीज एक लाइन में आपको मिल जाए। बराबर। सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये आएगा डिडक्शन के लिए, ये आएगा। 80C के नाम याद रखो खाली, ये सिर्फ नाम याद रखने, लिमिट पे सब में 1,50,000 की। बराबर। यूलिप, यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। LIC के म्यूचुअल फंड, NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नाबार्ड इसके बॉन्ड आते हैं। फिर नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ MEUTI। अब फुल टाइम एजुकेशन इंडिया में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। लेकिन अगर डोनेशन तुमने पे किया हो तो इसके पीछे चेकरी मारी है, मतलब वो अलाउड नहीं है। बराबर नहीं? अगर ट्यूशन फी पे की है बच्चों के लिए तो अलाउड, लेकिन अगर तुमने स्कूल के लिए एडमिशन के लिए डोनेशन पे किया तो वो नॉट अलाउड। समझे ना? फिर उसके बाद में अगर तुमने हाउसिंग लोन का रीपेमेंट किया
अपनी खुद की हाउसिंग लोन का। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन खाली प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट का डिडक्शन अलग में आता है, ये अलग है। तो अगर तुमने प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट किया, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी सब मिला के, तो वो तुमको इसमें डिडक्शन में आता है। याद रखो किसकी बात कर रहा हूं, हाउसिंग लोन रीपेमेंट। फिर सीनियर सिटीजन अकाउंट 5 ईयर टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी 5 साल की पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हो तो। फिर टर्म डिपॉजिट 5 साल से कम के लिए, और वो भी शेड्यूल बैंक के अंदर। नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड ग्रेचुइटी एन्युइटी, सॉरी, नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, अप्रूव्ड एन्युइटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर इश्यूअर, और प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये LIC की बात करो, अब ध्यान देना, ये सब तो सिंपल है, सब सिंपल है। अब ये नाम और डेट याद रखने, समझ लो। अगर तुमने LIC की पॉलिसी तुम्हारे पास है, लेकिन वो पॉलिसी तुम्हारे पास 2003 से पहले की है, 2003 से पहले की है, ₹1,00,000 की पॉलिसी है, और अगर आप समझो 15,000 रुपये प्रीमियम भरते हो हर साल, तो लिमिट कितनी है, 20% ऑफ SA का मतलब सम अश्योर्ड, सम अश्योर्ड ऐसे का मतलब, राइट। यानी आप मैक्सिमम कितना मांग सकते हो डिडक्शन, 1,00,000 की पॉलिसी के ऊपर 20%, यानी 20,000। अब तुम प्रीमियम कितना पे कर रहे हो, 15,000, तो 15,000 अलाउड है। लेकिन अगर तुम प्रीमियम 25,000 पे करते हो, क्या समझ में आ रही है बात, 25,000 का तुम 1,00,000 की पॉलिसी के ऊपर पे करते हो, तो 1,00,000 के ऊपर मैक्सिमम अलाउड कितना है, 20%, यानी 20,000। और तुमने पे कितना किया, 25,000, तो आपको 25,000 अलाउड नहीं है, आपकी लिमिट कितनी है, 20,000, तो आपको 20,000 माइनस कराने को। ये क्वेश्चन में आएगा आज, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे। पर याद रखो 2003 से पहले हो तो फिर 1/4/2003 से लेके 31/3/2012 तक 20% हो गया, वही वही है। लेकिन इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2012, लेकिन 1/4/2013 से पहले तो 10% हो गया, बराबर। लेकिन उसके बाद की बात करें 1/4/2013 के बाद, तो वो कितना हो गया, 15% ऑफ सम अश्योर्ड हो गया। तो अभी जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 15% ऑफ सम अश्योर्ड। इसमें ना डिसेबिलिटी लिखा है, रिफर टू इन अंडर सेक्शन 80U, पर अपने 80U दिया ही नहीं है, अपने बहुत 3 या 4 सेक्शन दिए। बाकी 80C से लेके 80U तक देखो ना, इतने सारे सेक्शन है, पर वो सारे सेक्शन नहीं है, अपने खाली 80C है पूरा, बराबर। उसके बाद में 80D, और उसके बाद में 80TTA और TTB, बस ये इतने 4 सेक्शन आपको दिए, बाकी कोई भी नहीं दिया है। और ये सब बिल्कुल आसान है, खाली आपको ध्यान किस में रखना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस में ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको आगे समझा चुका हूं पहले। देखो ये अटल पेंशन स्कीम है, देखो अटल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन है ना, आगे देखो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80CCD अप टू 10% ऑफ सैलरी, इससे ज्यादा नहीं मिले आपको। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, CG यानी कैपिटल गेन, बराबर। और इसके अंदर 14% ऑफ सैलरी, और अदर्स के अंदर 10% ऑफ सैलरी। अब देखो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो तो अप टू 20% ऑफ GTI आएगा। नाउ सेक्शन 80CCD 1B, एडिशनल डिडक्शन अप टू 50,000 ऑफ पेमेंट अंडर NPS नेशनल पेंशन स्कीम, वो 50,000 का डिडक्शन आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा अलाउड है, 1.5 लाख तो है, प्लस दूसरा 50,000 अगर पेंशन स्कीम के अंदर तुमने इन्वेस्ट किया हो तो ही, नहीं तो नहीं, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा डिडक्शन, 1.5 लाख का डिडक्शन हो जाएगा, और प्लस 50,000 करे तो 2 लाख। अब आगे देखो ये देखो मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख 80C के अंदर, 80CCC के अंदर 1.5 लाख, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80CCD1 और 80CCD1B, 1B में एडिशनल कितना, 50,000 का आपको अलाउड है, एडिशनल है, ये याद रखें। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है इसका, ये ध्यान देना, बाकी ऊपर का तो कोई काम का नहीं है, वो तो आपको सीधा समझ में आ ही जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बराबर। ये ध्यान देना, ये जो नेक्स्ट टेबल है ना, वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम,
मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना ले सकते हो। तो देखो, अगर आपकी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम एलिजिबल है, कंट्रीब्यूशन वो भी एलिजिबल है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो भी एलिजिबल है। अब देखो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन 25,000 का। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको दूसरा 25,000 का डिडक्शन, मतलब टोटल मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 का हो गया। इसी तरह से पेरेंट्स के लिए अलग डिडक्शन मिले, उनके लिए भी 25,000। लेकिन अगर वो भी सीनियर सिटीजन हो तो दूसरा 25,000 ऐड करो, यानी टोटल कितना हो गया, उनका भी 50,000। बराबर। और मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए होने तो वो 5,000 नीचे लिखा हुआ है, देखो मैक्सिमम कितना अलाउड है, कैश में या नॉन कैश में, 5,000 का अलाउड है। तो याद रखना कि मैक्सिमम डिडक्शन फैमिली के लिए 50,000 और मैक्सिमम डिडक्शन पेरेंट्स के लिए 50,000, टोटल लाख रुपए का हुआ। तो लाख रुपए तक पहुंचना नहीं है। अगर समझो फैमिली के चारों चार मेंबर 60 ईयर्स से कम की एज के हैं तो 25,000 का डिडक्शन। पेरेंट्स में से दोनों पेरेंट्स अगर 60 ईयर्स से नीचे हैं तो उस दूसरा 25,000, मतलब अब टोटल कितना हो गया, दोनों मिला के 50,000 का डिडक्शन। राइट। लेकिन अगर पेरेंट में से दोनों पेरेंट या तो आइदर ऑफ द पेरेंट, दोनों पेरेंट अगर 60 से प्लस हो, या दो में से कोई भी एक अगर 60 से प्लस हो, तो भी क्या मिलेगा आपको, 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है। राइट। उसके लिए देखो फैमिली में कौन आता है, इंडिविजुअल स्पाउस, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इंडिपेंडेंट नहीं। एलआईसी में डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी चले और इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन भी चले। एलआईसी में बच्चे होने चाहिए लेकिन इसके अंदर पेरेंट्स नहीं आते। यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं लेकिन बच्चे डिपेंडेंट हो, यानी खुद कमाते ना हो और इनके ऊपर डिपेंडेंस रखते हो तो ही, नहीं तो नहीं। फिर पेरेंट्स की बात करो तो पेरेंट्स में फादर और मदर, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, अलग रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फादर और मदर इन लॉ अलाउड नहीं है, सास ससुर अलाउड नहीं है इसमें। राइट। अब डिडक्शन, बस एक दो चीज बाकी है, फिर अपने बड़े सम की तरफ जाते हैं। देखो, व्हेन अवेलेबल सेक्शन 80 टीटीए, टीटीए में 10,000 का मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है। लेकिन तुमने अपने पैसे सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट डिपॉजिट किए होने चाहिए। टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट नहीं, सेविंग्स डिपॉजिट, उसमें बैंकिंग कंपनी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर। किसमें किसमें, एक बैंकिंग कंपनी में, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और एक तीसरा पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो आपको डिडक्शन कितना अलाउड है, 10,000, मैक्सिमम 10,000। मतलब अगर इंटरेस्ट 8,000 का मिला हो तो 8,000 का डिडक्शन, लेकिन अगर इंटरेस्ट 12,000 का मिला हो तो 10,000 का डिडक्शन। समझ में बात आई। अब सीनियर सिटीजन के लिए, फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2019-20, the above deduction is not available in the case of senior citizen who is eligible to claim deduction under section 80 TTB। अब अगर 80 TTA को क्लेम करते हो तो TTB को क्लेम नहीं कर सकते, और अगर TTB को क्लेम करते हो तो TTA को क्लेम नहीं कर सकते। बराबर, सीनियर सिटीजन के लिए। तो देखो, मैंने कल आपको बताया था पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप सेविंग्स डिपॉजिट रखते हो तो इंडिविजुअल के लिए 3,500 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन ज्वाइंट पॉलिसी के लिए 7,000 का डिडक्शन। देखो ये लिखा है थर्ड में, इंपॉर्टेंट है ये। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए 3,500 और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 7,000 का डिडक्शन मैक्सिमम। और डिपॉजिट अगर सीनियर सिटीजन हो तो 80 TTB अवेलेबल है, और इसमें कितना है देखो डिडक्शन, 50,000 और द अमाउंट ऑफ अफोर्सेड इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर। सीनियर सिटीजन होना चाहिए, बैंक में, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। देखो 80 TTA और TTB दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क खाली दो चीज का है। पहला तो सीनियर सिटीजन होना चाहिए वो, और दूसरा फर्क किस बात का है, दूसरा फर्क फर्क लिमिट का है कि 10,000 से लिमिट बढ़ के यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए की हो जाएगी। राइट। अब रिबेट 87A का,
अब ये तो सब है इनकम का कंप्यूट करने का है, वो जो कल मैं आपको समझा रहा था वो बेसिक कंसेप्ट वो सब है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 निकाले, पेज नंबर है डायरेक्ट आपका 23। पहले में फर्स्ट में आपको ये क्या समझा रहा हूं इसके अंदर देखो। अच्छा एक करेक्शन जरा कर लो थोड़ा सा इसके अंदर। आपने अभी जो इंश्योरेंस वाला देखा पेज नंबर थिंक सो 18 में, पेज नंबर 18 पे LIC का जो प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी लिखा है ना, उसमें फोर्थ में एक करेक्शन है, इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2013 ऑन लाइफ ऑफ अ पर्सन में अप टू 10% ऑफ ऐसे आएगा। यानी अब अगर नया कोई भी इंश्योरेंस लेने तो उसमें आपकी लिमिट कितनी है, 10%। 10% से ज्यादा अगर आप प्रीमियम भरते हो तो वो नॉट अलाउड। यानी 20% है ना, इतना समझ लो 2012 से पहले की पॉलिसी के लिए 20%, उसके बाद 10%। लेकिन अगर डिसेबिलिटी के साथ में अगर प्रीमियम लिया है आपने तो वो 15% तक जा सकता है, या स्पेसिफिक डिजीज के लिए हो तो भी 15% तक जा सकता है। ओके। अब अपने एक क्वेश्चन से पहले न्यू टैक्स रेजिम के बारे में सीख लेते हैं। पेज नंबर 21, पेज नंबर 21, न्यू टैक्स रेजिम। देखो ये कंसेशनल स्लैब रेट है। कंसेशनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 20% बहुत लेट आता है यानी इनकम के अंदर, जबकि नॉर्मल में 5 लाख के बाद तुरंत 20% आ जाता है, बराबर। और इसमें 30% 15 लाख के बाद होता है, जबकि नॉर्मल यानी पुराने रिजिम के अंदर 10 लाख से ऊपर में सीधा 30% हो जाता है। पर उसके सामने यहाँ पे कुछ बेनिफिट निकल भी जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, 80C से लेके 80U में कोई भी नहीं अलाउड है। दूसरी बात, अगर आपके पास दो अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें से एक के अंदर आपको फायदा हो रहा है और एक में अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो वो प्रॉफिट में से आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। न्यू टैक्स रेजिम में प्रॉफिट में से लॉस अपने सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें जो समझनी है वो सेकंड में देखो। बी, इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बराबर। जिसकी इनकम ना हो तो देखो वो चेंजेबल है, उसके लिए चेंज कर सकते हैं। यानी पहला ए देखो, ए के अंदर क्या लिखा है कि अगर इंडिविजुअल या तो HUF जिसकी इनकम बिजनेस या तो प्रोफेशन में से नहीं होती है, उसके अलावा कोई भी दूसरे हेड में जैसे कि सैलरी वगैरह से इनकम अगर हो रही है तो ये चेंजेबल है। मतलब अगर आप न्यू रेजिम से ओल्ड रेजिम या ओल्ड में से न्यू में जाना चाहो, चेंजेबल है, राइट। आपके पास क्या लिखा गया है, आपके पास लिखा गया ये कि ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रेट ऑफ सॉरी रिटर्न ऑफ टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम आएगा। ROI का मतलब रिटर्न ऑफ इनकम, DD का मतलब ड्यू डेट, राइट। तो ये आप चेंज कर सकते हो ऑन और बिफोर, बराबर। अब अगर आप समझो, ध्यान देना बराबर से, अगर आप ये रिजिम अप्लाई करते हो तो पेज नंबर 22 पे आपको लिखा गया है सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। कौन से लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, पुराना कोई भी डेप्रिसिएशन इस साल में सेट ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से सॉरी हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, खाली इनकम लिखने की। और डेप्रिसिएशन की मैक्सिमम लिमिट कितनी अलाउड है, 40%। जितनी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज आपके पास है उसमें अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा। जैसे मैंने आपको ब्लॉक ऑफ असेट्स में आपको समझाया था डेप्रिसिएशन का, वो तो अलग अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है, लेकिन मैक्सिमम कितना अलाउड है आपको, 40%। 40% से ऊपर आप नहीं जा सकते अगर न्यू टैक्स रेजिम करना चाहते हो तो, राइट। तो अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी मैं ओल्ड रेजिम से खाली समझाऊंगा, ओनली ओल्ड रेजिम, बराबर। पहले वो बराबर से समझ में आ जाए, उसके बाद मैं न्यू टैक्स रेजिम में स्टार्ट करूंगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर विनोद 46 ईयर्स, मतलब 60 ईयर्स से ऊपर की एज नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है, राइट। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल
सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 23-24, बराबर। अब इनकम फ्रॉम सैलरी 15,84,000 लिखा है, राइट। आप सॉल्यूशन में देखो तो रेगुलर टैक्स रेजिम में सीधा 15,84,000 आपको लिख देना है। क्लियर? उसके बाद में आपके पास दो अलग अलग इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें से एक में लॉस है, जो 35,000 माइनस में लिखा है वो तुम्हारा लॉस है, और 35,500 जो प्लस में लिखा है वो तुम्हारी इनकम है। हम क्या करेंगे, ओल्ड रेजिम में इनकम में से यानी प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर सकते हैं। तो 35,500 में से मैं 35,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरी नेट इनकम कितनी बचेगी? 500। देख लो सॉल्यूशन, बराबर। समझ में बात आई? अब आगे देखें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये 12,000 लिखा है, ये 2,08,000 लिखा है। एक 12,000 लिखा है, एक 2,08,000 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को खाली सिंपली प्लस कर देंगे। सिंपल, इन दोनों को खाली क्या कर देना, आपको प्लस करना है। और देखो 2,20,000 इसकी इनकम आ गई। समझ में आई बात? अब आगे देखो, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस ई और बिजनेस एफ लिखा हुआ है। एक में 2,10,000 है, पर दूसरे में लॉस है कितना? 2,00,000 का तुमको इसके अंदर लॉस है। अगर लॉस है तो हम क्या करेंगे, 2,10,000 में से लॉस को सेट ऑफ करेंगे, बराबर। मैंने क्या बोला, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने लॉस सेट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम में नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आप ये सेट ऑफ कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे 10,000 ये आई। अब टोटल इनकम कितना हो गया देख लो, सबको मिला के 15,84,000 खाली सैलरी की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खाली 500, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपकी 2,20,000, और इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी 10,000। 18,14,500 तुम्हारी इनकम होगी, बराबर। उसमें से डिडक्शन स्टार्ट करें अपने। तो डिडक्शन में देखो, आपको एडजस्टमेंट में लिखा है सब कुछ, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन। प्रिंसिपल अमाउंट वर्ड होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एटीसी में नहीं आता, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल जो अमाउंट है ना वही अपने पे कर सकते हैं। तो ये 75,000 पहला। ट्यूशन फीस पेड इन यूनिवर्सिटी फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ हिज सन, कितना लिखा है? 22,500। फिर उसके बाद में फूड एक्सपेंस, देखो यहाँ पे ट्यूशन फीस अपने लिख सकते हैं, लेकिन फूड एक्सपेंस इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस कितने का खाता है वो कैसे पता चले? वो तो रोज मैकडोनल्ड में खाएगा तो डिडक्शन थोड़े मांग सकते अपने इनकम टैक्स से, राइट। तो फूड एक्सपेंस यहाँ पे माइनस नहीं मिलेगा। एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए लिखा है? ऑफ हिज वाइफ। सम अश्योर कितना लिखा है? 2,50,000। सम अश्योर कितना लिखा है? 2,50,000। आपको मैक्सिमम डिडक्शन पॉलिसी कब ली है? 21 जून 2015। 2013 के बाद में मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? 10% ऑफ सम अश्योर्ड। 15 नहीं, 10% ऑफ सम अश्योर्ड। 15 तो कब? अगर डिसेबिलिटी हो, डिसेबिलिटी हो ने तो ही खाली आता है, या तो डिजीज हो तो 15%। बाकी सब में कितना है? 2013 के बाद में 10%। तो यहाँ पे 10% 2,50,000 का करो तो कितना आएगा? 25,000। या दिया कितना है आपको? 26,000। तो मैं 26 और 25 विच एवर इज लेस लिखूंगा। तो दो में से विच एवर इज लेस यानी कितना आएगा तुम्हारा? 25,000। क्लियर? 25,000। अब 75,000, 22,500 और 25,000 सबका टोटल करो। एटीसी में इतना आता है तो इसका टोटल किया तो आपको 1,22,500 मिलता है डिडक्शन, बराबर। लेकिन मैक्सिमम एलिजिबल कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 और 1,22,500 विच एवर इज लेस, तो 1,22,500 माइनस कर दे अपने, बराबर। फिर ये एटीसी कंप्लीट हुआ। अब दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा आएगा? 80D, बराबर। अब 80D के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है, देखो कितना लिखा है? 15,000। कितना दिया है आपको? 15,000। तो 15,000 सीधा ही डायरेक्ट माइनस कर दो। ओके, तो सीधा डायरेक्ट माइनस किया 15,000। तो ये सबको माइनस किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने आगे बोला था कि अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा है तो इस पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड कितना है? 10,000 रुपए का। पोस्ट ऑफिस लिखा उन्हें तो याद रखो 3,500 सिंगल के लिए। सिंगल के लिए कितना आएगा? 3,500। और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 7,000। वापिस पोस्ट ऑफिस अगर लिखा हो तो 3,500 और ज्वाइंट अकाउंट के लिए कितना आएगा? 7,000। लेकिन यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट दिया है
बराबर ने। सेविंग्स अकाउंट बैंक के अंदर दिया है तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम 10,000 अलाउड है। और आपको इंटरेस्ट कितना मिला है देखो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट लिखा है 12,000। क्वेश्चन में ऊपर देखो टेबल में लिखा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अदर सोर्सेज में है ना 12,000। अब अपने को डिडक्शन कितना अलाउड है, मैक्सिमम 10,000 का। ऊपर यहाँ 8,000 होता तो मैं कितना लिखता, 8,000 लिखता। विच एवर इज लेस, याद रखो माइनस कराने के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल होता है विच एवर इज लेस, लेकिन प्लस कराने के टाइम पे विच एवर इज हायर। सिंपल याद रखने का ये। कोई भी डिडक्शन क्या करते अपने माइनस करते, जब भी माइनस करने की बात आए तो विच एवर इज लेस। वो 1.5 लाख की लिमिट देखी तुमने ऊपर एटीसी में, और जो तुम्हारा टोटल डिडक्शन मिलता है वो 1,22,500 वापिस क्या डिडक्शन है, इसलिए विच एवर इज लेस। बराबर ने। हमेशा याद रखो डिडक्शन करने के टाइम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल होता है विच एवर इज लेस, और जब भी एडिशन करने का टाइम आएगा ना तो विच एवर इज हायर। बराबर। विच एवर इज हायर कहाँ देखा था, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन में। बराबर ने। जो तुमने पैसा दिया वो और 15% विच एवर इज हायर वो टैक्सेबल है। वो टैक्सेबल हायर वाला है, इसलिए हमेशा हायर जो है ना वो टैक्सेबल होता है और डिडक्शन में हमेशा लोअर होता है। ओके, ये सीधा साधा रूल है। यानी जब पैसे लेने हो तब विच एवर इज हायर, जब पैसे माफ करने हो तो विच एवर इज लोअर। ओके। अब देखो ये सब माइनस करो, तुम्हारी इनकम कितनी आई, 16,67,000। अब ऐसा ही एक बार वापिस एक बार देख लेते। देखो पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी में है ना आपको ध्यान देना 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर माइनस ना किया हो तो करने का, प्रोफेशनल टैक्स के 24,000 माइनस ना किए हो तो अपने करने का। ये दो चीजें माइनस मिलते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, नए में नहीं मिलेंगे। राइट, तो क्वेश्चन रीड करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि आफ्टर डिडक्टिंग लिखा है, यानी जो 15,84,000 है ना वो माइनस करने के बाद दिया है, तो आपको अलग से माइनस करने की अब उसको जरूरत नहीं है, माइनस ऑलरेडी कर चुके हो। क्लियर। अगर नहीं माइनस किया हो तो अपने माइनस करने का, 50,000 हक का पैसा है वो जाने नहीं देने का। समझे। ये ने 15,00,000 15,84,000 में से अपने सबसे पहले 50,000 माइनस करते। अगर यहाँ नहीं लिखा होता कि आफ्टर डिडक्टिंग, तो हम 50,000 माइनस कर देने का, लिखा हो या ना लिखा हो। पर लिखा हो तो डिडक्टिंग लिखा हो तो इसलिए यहाँ माइनस नहीं किया, समझे कि नहीं। यहाँ ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं इसलिए माइनस नहीं किया। लेकिन अगर आपको यहाँ लिखा हो कि इनकम फ्रॉम सैलरी और डायरेक्ट लिख दिया हो, बराबर, तो इसका मतलब आपको 50,000 माइनस कराने का। प्रोफेशनल टैक्स अगर पे करो तो ही माइनस करने का होता है, इसलिए प्रोफेशनल टैक्स जब तक लिखा ना हो तब तक कुछ नहीं करने का। राइट, तो यहाँ तो प्रोफेशनल टैक्स भी माइनस कर चुके हैं, लिखा ही है। तो इसका मतलब 15,84,000 तुम्हारी कंप्लीट इनकम आफ्टर डिडक्टिंग 50,000 and 2,400 है। बराबर। इसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी में क्या याद रखेंगे अपने, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉफिट में से अपने लॉस माइनस कर सकते हैं। कौन से रेजिम में, ओल्ड रेजिम में। नए वाले में माइनस नहीं कर सकते। अगर समझो कि यहाँ 35,500 लिखा है इनकम में, प्रॉफिट में लिखा है, लॉस में लिखा है 35,000। अगर लॉस 40,000 का होता तो ये माइनस में चला जाता, तो माइनस भी लिख सकते हैं। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अपने सैलरी में से या तो बिजनेस इनकम में से सेट ऑफ करा सकते हैं, यानी उसको माइनस करा सकते हैं। इसलिए इनकम माइनस में चली जाए तो भी माइनस में भी लिख देना, ऐसा नहीं कि नील कर देना है ना। राइट, इसको सेट ऑफ करा सकते हैं। और कौन से रेजिम में, सिर्फ ओल्ड में। नए वाले में तो माइनस वाला लिखना ही नहीं है, तो सेट ऑफ कराने का सवाल नहीं आता इसमें। समझ में बात आ गई, क्लियर हुआ ये कि मैंने क्या किया, 35,500 की इनकम में से 35,000 माइनस किया। राइट। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 12,000 है और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 2,08,000। बराबर, ये दोनों को प्लस करो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया। फिर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में 2,10,000 ये तुम्हारी इनकम है और 2,00,000 तुम्हारा लॉस है, तो ये लॉस अपने माइनस कर देंगे। 2,10,000 में से माइनस दोनों में कर सकते हैं, खाली कौन सा माइनस नहीं कर सकते, हाउस प्रॉपर्टी माइनस नहीं कर सकते। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रहे इसलिए। अब देखो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन, ये एटीसी के डिडक्शन में आएगा। ट्यूशन फीस एटीसी में आएगा। फूड एक्सपेंस कहीं पे भी नहीं आएगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
26,000 लिखा है, लेकिन सम एश्योर्ड कितना है, 2.5 लाख रुपए का, उसके 10% से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकता, तो इसका मतलब 26 और 25,000 विच एवर इज लेस, तो 25,000 मिलेगा। तीनों का प्लस किया तो 1,22,500 अपने को मिला, राइट। लेकिन हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होना चाहिए, 1,50,000, इन दोनों में से विच एवर इज लेस। तो अगर विच एवर इज लेस देखता हूं तो 1,22,500 वो माइनस कर देंगे। 80D डायरेक्टली दिया है कितना, 15,000, वो 15,000 डायरेक्ट माइनस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रहना चाहिए, ये याद ना रहने तो क्या है, क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट है, पर इंटरेस्ट सिक्योरिटी वाला नहीं देखना है, इंटरेस्ट कौन सा देखना है, खाली बैंक के सेविंग्स अकाउंट वाला। और इसमें मैक्सिमम कितना अलाउड है डिडक्शन, 10,000 का मैक्सिमम अलाउड है। तो अगर 10,000 से नीचे होता तो वो जो है वही लिखते, लेकिन अगर 10,000 से ऊपर है तो 10,000 लिखने का। या 12,000 इंटरेस्ट है तो हम कितना लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, सीधा। ओके, तो ये तुम्हारी नेट इनकम आई। अब इसके बाद में न्यू रेजिम देखो, न्यू रेजिम मैं बोलता हूँ ज्यादा इजी है, न्यू रेजिम ज्यादा इजी है। फिर बाकी का जो है ना वो यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे बोर्ड पे लिख के समझाना पड़ेगा। देखो इसमें 16,36,400 क्यों लिखा, क्योंकि जो भी डिडक्ट किया है वो सब वापस प्लस करो, जितना भी माइनस किया वो सब वापस क्या करना है, प्लस करना है। तुमने दो चीजें माइनस की है, एक 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया है, और 2,400 का प्रोफेशनल टैक्स माइनस किया है। दोनों को हम क्या कर देंगे, वापस प्लस कर देंगे। तो ये 16,36,400 आया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैं रिपीट कर रहा था ये बार बार कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो जो इनकम है वही लिखो, लॉस भूल जाओ। 35,000 का लॉस माइनस नहीं करना है, 35,500 डायरेक्ट लिख देंगे। बाकी सब में सेम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेम रहेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेम रहेगा। तो अब टोटल इनकम तुम्हारी कितनी हो गई, 19,01,900। कितना हो गया, 19,01,900। अब इसमें से कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, ना एटीसी अलाउड है, ना एटीडी अलाउड है, ना एटीटीटीए अलाउड है। तो कोई भी अलाउड नहीं, तो टोटल ग्रॉस इनकम कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 19,01,900, बराबर। ये क्या हुई तुम्हारी टोटल इनकम। अब ये दोनों टोटल इनकम में देखो, पहले में ध्यान देना, पहले में पहले कॉलम के अंदर अगर 5 लाख से कम होने तो 87A में आपको रिबेट मिलेगा। दूसरे में अगर 7.5 लाख से कम हो तो आपको 87A में रिबेट मिलेगा। दो बातें, पहले क्या बोला, अगर पहले में कितना कम हो, 5 लाख से, या 5 लाख, या तो 5 लाख से एग्जैक्ट 5 लाख भी चलेगा, तो आपको 87A में रिबेट मिलेगा। दूसरे में 7.5 लाख या उससे कम हो तो आपको 87A में रिबेट मिलेगा। पहले में रिबेट की मैक्सिमम लिमिट यानी 5 लाख वाले में 12,500 की, दूसरे में मैक्सिमम लिमिट 22,500, राइट। ये लिमिट समझ में आई, याद रहेगी। अब अपने क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन बता रहा हूं, आप बोर्ड पे देखना। टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। पहली बात ये ध्यान से देख लो कि तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है दोनों अलग अलग रेजिम के अंदर, बराबर। पहले में तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम लिखी गई है 16,67,000, पहले में कितनी है 16,67,000, और दूसरे में 19,01,900। तो अब इसका कैलकुलेशन अपने करते हैं। देखें पहले में कितना है 16,67,000, बराबर। ये ओल्ड टैक्स रेजिम है, 16,67,000 फाइनल, 600 नहीं है ना पीछे। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं, यानी नील आ गया। उसके बाद में 2.5 लाख वन से लेके 5 लाख तक आपको 5% टैक्स देना है। उसके बाद में 5 लाख एक से 10 लाख तक आपको 20% टैक्स देना है। और अबाउट 10 लाख
यानी कितना बचेगा 6,67,000। 10 लाख से ऊपर कितना बचेगा 6,67,000। उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। अब इसका आपने कैलकुलेशन करें तो पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, फिर यहाँ पे बचे कितने, डिफरेंस कितना है 2.5 लाख रुपए का, तो 2.50 लाख के ऊपर अपने 5% देखें तो ये टैक्स आएगा तुम्हारा 12,500। फिर ये 5 लाख का डिफरेंस है तो 5 लाख के ऊपर तुम्हारा कितना आएगा आंसर, 5 लाख के ऊपर 20% यानी 1 लाख। अब 6,67,000 के ऊपर आपको 30% करना है 2,01,100 बराबर है, 2,01,100। इन सबका आपको टोटल कर देना है, इन सबका आपको टोटल कर देना कितना आता है 3,12,000। ये तुम्हारा टैक्स हुआ जो तुमको ये टैक्स पेबल है। अभी हमने इसके ऊपर दो चीजें नहीं गिनी, एक सरचार्ज, पर सरचार्ज लागू नहीं होता क्योंकि इनकम अपनी वहां तक पहुंची नहीं कि जितना सरचार्ज हम भर सके। और दूसरी चीज क्या, तुम्हारा हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस जो 4% होता है वो इसके अंदर बाकी। तो ये पहली कैटेगरी तुम्हारी कंप्लीट हुई। कौन सा हुआ, ओल्ड टैक्स रेजिम हुआ। अब अपने न्यू टैक्स रेजिम देखें। उसके लिए तुम्हारी इनकम कितनी है 19,01,900 बराबर। उसमें पता है ये साल का है ना 24-25 का ये रेजिम 3-3 लाख वाली लिमिट कर दी है। ये पुरानी लिमिट है, अभी जो मैं करा रहा हूँ वो पुरानी लिमिट है, राइट। अभी देखो फर्स्ट 2.5 लाख के लिए यहाँ पे भी नील, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख, कितनी बार लिखेंगे अपने टोटल 6 बार लिखेंगे 2.5 लाख। 2.5 लाख टोटल 6 बार लिखना है आपको बराबर। नेक्स्ट, फिर वापिस नेक्स्ट, अगेन, और ये लास्ट टाइम। अब ये 6 बार तुमने 2.5 लाख लिखा, इसका मतलब टोटल 15 लाख तो हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे अबोव 15 लाख, यानी अबोव 15 लाख कितना बचा 4,01,900, 4,01,900। 4,01,900। अब इसमें देखो कितना कितना टैक्स भरेंगे, ये 5%, ये 10%, ये 15%, ये 20%, ये 25% और लास्ट में 30%। सीक्वेंस है जो पूरा। न्यू टैक्स रेजिम सबसे ज्यादा सिंपल है याद करने के लिए। तो यहाँ पे भी 3 लिमिट होती है, पहले नीले वो तो गिनते नहीं, 5%, 20 और 30 बराबर। अब यहाँ ध्यान दो, पहले 2.5 लाख के ऊपर कितना बचेगा 12,500, फिर दूसरे 2.5 लाख के ऊपर 10% करूँ यानी 25,000, तीसरे 2.5 लाख के ऊपर 15% करूँ यानी 37,500, फिर ये 50,000 होगा, फिर ये 62,500 होगा। अब 4,01,900 के ऊपर 30% करो, 125700 है ना, तो ये 125700 आएगा। 1257। अब इन सबका टोटल करें, $2,37,000 नहीं, ये अलग नीचे, हाँ नीचे ये नहीं किया है, 19,01,900 करना चाहिए, उसकी जगह अलग लिखा है। अपने इसको करेक्ट कर लेंगे अभी। इसको टोटल करो कितना आता है 308070 बराबर। ये देखो ये तुम्हारा टैक्स दोनों का आ गया। अब इसके अंदर तुम पहले तो रिबेट की बात करें, पर रिबेट तो मिल नहीं सकता क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो यहाँ रिबेट की बात भूल जाए। यहाँ पे भी 7.5 लाख से ज्यादा है इसलिए रिबेट मिल नहीं सकता, तो मतलब रिबेट यहाँ पे भी सरचार्ज है नहीं,
तो अब बचा खाली एक एजुकेशन सेस। तो यहाँ पे अपने 4% सेस को ऐड करेंगे। 3,12,600 का 4% कीजिए, 12,504 बराबर। और इसी तरह से यहाँ पे भी 4% आपने ऐड करना है, इसका 4% करो, 12323। ये तुम्हारा टैक्स आया। और यहाँ पे 325,104 बराबर। अब ये दोनों टैक्स जो है ना उसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करना मतलब 100 में लिखना है। ये 104 लिखा है ने, तो ये राउंडेड ऑफ कितना हो जाएगा, 325,100 बराबर। और इसको अगर राउंड ऑफ करूं तो 320,400, ये राउंडेड ऑफ हुआ। जो नजदीक है वो जाने, 50 से ऊपर हो ने तो अपने 3 का 4 कर दिया, समझे। तो ये क्लियर हुआ तुम्हारा, बराबर। देखो वापिस एक बार, 16,67,000 दिया है। क्या दिया है, 16,67,000। फर्स्ट 2.5 लाख रुपए नील है, ओल्ड रेजिम की बात करें। उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक 20%, और अबाउट 10 लाख देखो यानी 6,67,000 के ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। अकॉर्डिंगली हमने टैक्स फाइंड आउट किया, टोटल किया। सेम यहाँ पे 6 बार आपको 2.5 लाख लिखना है, बराबर। 6 बार आपको क्या लिखना है, 2.5 लाख लिखना है। लेकिन याद रखो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ये है। असेसमेंट ईयर अगर 25-26 दिया होने तो 5 बार आपको 3 लाख लिखना पड़ेगा, लिमिट सेम। लेकिन ये 25% बीच में से निकल जाएगा, समझे कि नहीं। मतलब बाकी सबके 5-5%, 5-10% इंक्रीज करते जाओ, लेकिन ये बीच में से क्या निकल जाएगा, 25% निकल जाएगा। पहला 3 लाख नील, दूसरा 3 लाख कितना आएगा, 5%, फिर 3,10,000, फिर उसके बाद में 3,15,000, फिर उसके बाद में 3,20,000, फिर सीधा 15 लाख हो जाएगा, क्योंकि 5 बार 3-3 लाख करोगे तो 15 लाख हो गया। तो 15 लाख पे तो वापिस 30% आ जाएगा। यानी आपको असेसमेंट ईयर देखने का अभी जो चल रहा है वो 24-25 असेसमेंट ईयर है। तो अगर आपको असेसमेंट ईयर 24-25 लिखा हो ने तो तुम क्या करोगे, तुम ये वाला कैलकुलेशन करोगे। लेकिन अगर असेसमेंट ईयर आपको 25-26 दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा यानी 3-3 लाख वाले अपने लिमिट लिखनी पड़ेगी, बराबर ने। ओके, अब ये तुम्हारा ये टोटल कंप्लीट हुआ। ये देखो इसको अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। वो तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर जो तुम्हारी गलती है उसको अपने करेक्ट कर लेते हैं। देखो इसमें लास्ट में जो 30% वाला लिखा है उसको चेंज कर ले, 120,570 आ जाएगा। ये लास्ट 6 क्लास में लिखा है वो देख लो। फिर ये तुम्हारी जो लिमिट है टोटल है, वो टोटल चेंज हो गया 308070 आएगा। उसी को ऊपर भी अपने चेंज करना पड़ेगा। राइट, उसके बाद में जो सेस की अमाउंट है वो चेंज करें, 12323। फिर उसके बाद में जो टोटल टैक्सेबल है उसको चेंज करें, 3,20,393, और राउंडेड ऑफ को चेंज करें 320,400। ओके, यहाँ पे ये तुम्हारा चैप्टर क्लियर कंप्लीट।